चैप्टर फेडरलिज्म संघवाद। फेडरलिज्म मीन्स संघवाद। क्लास 10 हिस्ट्री, सॉरी क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस, क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2, क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर, क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2। फेडरलिज्म मीन्स संघवाद। फेडरलिज्म मीन्स संघ, यहाँ फेडरलिज्म मीन्स संघवाद है चैप्टर क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 पार्ट 1 है। इसमें देखिए इन द इसका ओवरव्यू करते हैं। मतलब सबसे पहले आपको परिचय जान लीजिए कि परिचय में आपको क्या खास बात आपको कही गई है। यहाँ पर आपको है क्या कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। देखिए पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों की सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। In this chapter we focus on this form of power sharing. It is most commonly referred to as federalism. यहाँ हम देखिए इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। We begin by describing federalism in general terms. The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. A discussion of the federal constitutional provisions is followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice. Towards the end of the chapter, we turn to the local government, a new and third tier of Indian federalism. यहाँ देखिए इस अध्याय में सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा है। तो इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखिए आगे यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर कुछ खास वर्डों को आप देख लीजिए। कुछ खास चीज़ यहाँ पर कहता है आई एम कन्फ्यूज। देखिए आई एम कन्फ्यूज व्हाट डू वी कॉल द इंडियन गवर्नमेंट, इज इट यूनियन फेडरल और सेंट्रल। देखिए मैं थोड़ी उलझन में हूँ, आखिर भारत की शासन व्यवस्था को क्या नाम दिया जाए। यह एकात्मक है, मतलब यूनियन एकात्मक हो गया, फेडरल संघवाद है या आपको केंद्रीकृत है, सेंट्रल आपको हो गया। यहाँ पर आपको देखिए आपको कुछ इमेज यहाँ पर शो किया गया, कुछ नक्शे हैं, कुछ मैप हैं जो आपको यहाँ पर शो किया गया है। ये जो आप यहाँ पर नीचे आपको देख रहे हैं, आपको क्या जितने भी आपको फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम देखिए, जितने भी आप इसे पूरी तरह से रेड में आप देख रहे हैं, पूरी तरह से रेड में आप जितने भी आप देख रहे हैं, देखिए जितने भी आप रेड में पूरी तरह से देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो आपको फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम आपको है। जैसे कनाडा में हो गया यूनाइटेड, एक मिनट आपको देखिए आपको कनाडा में फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, रूस में हो गया, इंडिया में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, उसके बाद साउथ अफ्रीका में कुछ देशों में आपको हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप ऐसा बड़ा कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जितने भी आपको लाल कलर दिख रहे हैं वो सभी आपको फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आते हैं, मतलब संघीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर आपको जितने भी आपको लाल कलर के जो भी आप दिख रहे हैं वो सभी आपको संघीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर आते हैं। जैसे कनाडा में आपको FPS देखिए FPS मतलब क्या, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम आपको FPS हो गया। यहाँ देखिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में भी फेडरल हो गया, ब्राज़ील में भी फेडरल हो गया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया में भी आपको यहाँ पर है ब्राज़ील जिसे बोलते हैं, वेनेजुएला में भी आपको है, वेनेजुएला में भी है, अर्जेंटीना में भी है, वेनेजुएला अर्जेंटीना में भी है, स्पेन में भी है, स्विट्ज़रलैंड में भी है, बेल्जियम में भी है, जर्मनी में भी है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया भी आपको थोड़ा बहुत हो जाता है, पाकिस्तान इंडिया भी आपको हो जाता है। उसके बाद आपको नाइजीरिया भी आपको है, इथियोपिया भी हो गया, साउथ अमेरिका में भी ये हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी फेडरल का ही है, रशिया भी फेडरल के ही है। अब आगे जो यहाँ पर आपको कहा इस कलर्स में जो आपको दिया गया उस दूसरे बाद इसमें जो आपको
ये आपको यहाँ पे देखिए, तो ये सभी का आपको मैप दिया गया है। इसमें आपको फेडरल गवर्नमेंट का कोई मैप है जो कौन कौन देश जो आपको फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम अपनाया हुआ है उसका यहाँ पर दिया गया है। ये जो सोर्स आपको लिया गया सोर्स आपको है मॉन्ट्रियल एंड किंगस्टन हैंडबुक ऑफ फेडरल कंट्री 2022, MC गिल क्वींस यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित है। इसमें देखिए ये क्या आपको कहा गया कि देखिए दो ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 193 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। देयर सिटीजन मेड अप 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेडरेशन। कैन यू नोटिस एन एक्सेप्शन टू दिस रूल इन दिस मैप। देखिए हालांकि दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश आपको संघीय है। क्या आप इस मानचित्र इस नियम एक अफवाह ढूंढ सकते हैं? आगे हम देखिए इसमें आप शुरू करते हैं व्हाट इज फेडरलिज्म की बात करते हैं। आखिर फेडरलिज्म संघवाद आखिर क्या है? हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि संघवाद आखिरकार आपको क्या, इसको यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए व्हाट इज फेडरलिज्म संघवाद आखिर क्या। देखिए लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। यू वुड रिकॉल यहाँ आपको कहा गया। देखिए यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू reduce the power of the central government and to give this power to the regional government. Regional government existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers, but all those powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. The change that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on the central government. Uh, Thus Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. Sri Lanka continues to be for all practical purposes a unitary system where the national government has all the powers. Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system. अब देखिए आइए एक बार फिर हम पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए थे उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम उससे पहले से मतलब केंद्र सरकार से पहले से भी संघीय सरकार से पहले से भी क्या था उसमें प्रांतीय सरकार थे। बेल्जियम उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी, अर्थात जब केंद्र सरकार नहीं तब भी आपको प्रांतीय सरकार पर थी। अपने अधिकार यहाँ पर देखिए तब भी आपको उनकी भूमिकाएं थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के प्रांतीय सरकार अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इसी प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। इसी प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार है। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। अब आगे यहाँ देखिए फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पर देखिए जो बहुत अच्छा परिभाषा यहाँ पर दिया गया है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स of the country। देखिए कहता है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। Usually a federation has
has two levels of government. One is the government for the entire country that is usually responsible for a few subjects of common national interest. The others are government. The others are government at the level of provinces or state that look after much of the day-to-day administering of their state. Both these levels of government enjoy their power independent of the other. एक बार इसको फिर देखिए फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. यूजुअली ए फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल सब इंटरेस्ट. द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल्स ऑफ provinces or state that look after much of the day-to-day in administering of their state. Both these levels of government enjoy their power independent of the other. यहाँ देखिए संघीय शासन व्यवस्था. देखिए संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है. आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकार आपको दो स्तर पर सरकारें होती है. इसमें से एक सरकार पूरे देश के लिए होती है. जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं. फिर राज्य या प्रांतों के सरकार फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है जो शासन के दैनंदिन काम को देखती है. सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है. इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है. एकात्मक व्यवस्था में देखिए यहाँ पर क्या एकात्मक शासन व्यवस्था में से ठीक उलट है कि एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती है. इसमें केंद्र सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है. पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है. राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती है और इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती है. ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है. आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करते हैं. यहाँ पर जो आपको कहा गया कि देखिए बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. अब आगे यहाँ पर आपको कहा गया इसकी खास बातों को यहाँ पर देखिए. In this sense, federation are contrasted. Contrasted with unitary government under the unitary system. Under the unitary system, either there is only one level of government, or the sub-units are subordinate to the central government. The central government can pass on order to the provincial or the local government. But in a federation system, the central government cannot order the state government to do something. State government has power of its own for which it is not answerable to the central government. Both these governments are separately answerable to the people. Let us look at some of the key features of federalism. यहाँ देखिए there are two or more levels or tiers of government. पहला first specification is there are two or more levels or tiers of government. Second is different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in a specific matter of legislation, taxation, and administration. Third is the jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution. So the existence and authority of each tier of government is constitutionally granted.
देखिए यहाँ सरकार, यहाँ पहला देखिए क्या, यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। पहली विशेषता, अलग अलग स्तर, देखिए कि अलग अलग स्तर की सरकार, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूल करने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। फिर आगे हम कहते हैं विभिन्न स्तरों की सरकारों, देखिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के विभिन्न स्तरों, देखिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। तो विभिन्न स्तरों के सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसे संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। फिर आपके यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 4 में देखिए कि आगे द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सच चेंजेस रिक्वायर द consent ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट्स, फिफ्थ देखिए, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रिट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ different levels of government. The highest court act has an umpire if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. देखिए यहाँ पर जो कहा गया 4 में, संविधान के मौलिक प्रावधानों किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। संविधान के मौलिक प्रावधानों किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही हो सकती है। संविधान के मौलिक प्रावधानों किसी एक स्तर की सरकार नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अदालतों को, देखिए अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। देखिए अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। 6 में यहाँ पर देखिए कहा गया कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। देखिए वित्तीय स्वायत्ता, यहाँ पर जो कहा गया वित्तीय स्वायत्ता, देखिए वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। फिर अब यहाँ आगे कहता है, आगे आप देखिए साथ में कहते हैं कि द फेडरल सिस्टम दज हैज डुअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री while at the same time accommodate regional diversity. Therefore two aspects are crucial for the institution and practice of federalism. Government at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its parts of the agreement. An ideal federation system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. ये देखिए इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था गठन और कामकाज के दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होना चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, पहला पक्ष आपसी भरोसा का और दूसरा पक्ष साथ रहने पर सहमति का। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या कि द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट varies from one federation to another. This balance depends mainly on the historical context in which the federation was formed. There are two kinds of routes through which federation have been formed. The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit, so that by pulling sovereignty and retaining identity, they can increase their security.
देखिए सो दैट बाय पुलिंग sovereignty and retaining its identity they can increase their security. This type of coming together federation include the USA, Switzerland and Austria. In the first category of federation, all the constituent states usually have equal power and are a strong with the federation the federal government. यहाँ हम देखिए इसमें जो कहा गया केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। देखिए सात आकर संघ बनाने के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। अब यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया वगैरह आदि। यहाँ पर देखिए क्या इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरकस ज़्यादा ताकतवर होते हैं। आगे यहाँ पर कहते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था गठन। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार की सत्ता का बंटवारा कर देना। कर देना। देखिए भारत बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण है। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरकस केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। आगे आप देखिए द सेकेंड रूट इज वेयर ए लार्ज कंट्रीज डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। इंडिया, Spain and Belgium are example of this kind of holding together federation. In the second category, the central government tends to be more powerful via the states. Very often देखिए vice versa भी होता है। Via the state, very often different constituent units of the federation have unequal power. Some units are granted special powers. फिर यहाँ देखिए एक हम समझते हैं कि जुरिडिक्शन देखिए क्या होता है कि अधिकार क्षेत्र, जिसको हम देखिए जुरिडिक्शन को हिंदी में बोलते हैं आपको अधिकार क्षेत्र। तो इस अधिकार क्षेत्र को देखिए कि अधिकार क्षेत्र आपको क्या होता है, जिसको हम जुरिडिक्शन बोलते हैं। जुरिडिक्शन मतलब आपको होता है अधिकार क्षेत्र। देखिए जुरिडिक्शन मतलब क्या आपको होता है, यहाँ पर आपको होता है अधिकार क्षेत्र की बात यहाँ पर की लिखिए। द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल ऑथोरिटी। द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। देखिए अधिकार क्षेत्र क्या होता है, ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जाता है, उसी को हम अधिकार क्षेत्र बोलते हैं। अंग्रेजी में जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। यहाँ था चीज़ प्रयास कीजिए। द एरिया देखिए द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल ऑथोरिटी। द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल ऑथोरिटी। द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल ऑथोरिटी। द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। आगे यहाँ पे आपको कहता है देखिए क्या है कि आगे यहाँ पर है कि देखिए सम नेपाली कुछ यहाँ पे देखिए क्या आपको है कि सम नेपालीज some Nepali citizens have discussing the proposal on adaptation of federalism in their new constitution देखिए यहाँ पर आपको कहा गया कि
some Nepali citizens were discussing the proposals on the adaptation of federalism in their new constitution. This is what some of them said. खागराज, देखिए यहाँ पर कहा गया कि खगराज, आपको देखिए खगराज, आई डोंट लाइक फेडरलिज्म, आई डोंट लाइक फेडरलिज्म, इट वुड लीड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स हैज इन इंडिया। देखिए सरिता, आवर्स, देखिए आवर्स इन नॉट ए वेरी बिग कंट्री, वी डोंट नीड फेडरलिज्म। बाबूलाल, देखिए आई एम होपफुल दैट द तेराई, देखिए तेराई एरियाज विल गेट मोर ऑटोनॉमी इफ दे गेट देयर ऑन स्टेट गवर्नमेंट। राम गणेश, आई लाइक फेडरलिज्म बिकॉज इट विल मीन दैट power that were earlier enjoyed by the king will now be exercised by our elected representatives. If you were participating in this conversation, what would be your response to each of these? Which of these reflect a wrong understanding of what federalism is? What makes India a federal country? What makes India a federal country? देखिए कुछ यहाँ पर जो कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे थे, उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार थी। खगराज, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है, इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। मीता, देखिए यहाँ पर मीता, यहाँ पर आपको आता है सरिता नहीं था बल्कि मीता था, उसके बाद देखिए सरिता या मीता। देखिए हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की क्या जरूरत है। बाबूलाल कहता है मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज़्यादा स्वायत्तता मिल सकेगी। देखिए राम गणेश ने कहा मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो प्रत्येक टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इनमें से किसने संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की है? अब यहाँ देखिए भारत में जो यहाँ पर कहा गया कि इजेंट, देखिए यहाँ पर जो आपको एक खास चीज़ कहा गया कि इजेंट दैट स्ट्रेंथ डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स नॉट नो अबाउट फेडरलिज्म और डिड दे विश टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट इट। देखिए क्या यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात थी, थोड़ा सा लिखी यहाँ पर गई है। क्या यह कुछ अजीब बात नहीं है? क्या कुछ अजीब बात नहीं है? क्या हमारे संविधान निर्माताओं को मालूम नहीं था कि संघीय व्यवस्था क्या होती है, या वे इसके बारे में कहने से बचना चाहते थे? अब आगे देखिए व्हाट मैक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। अब ये देखो जो कहा गया व्हाट मैक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, भारत में संघीय व्यवस्था। व्हाट मैक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, भारत में संघीय व्यवस्था, मतलब भारत में ऐसा क्या है कि व्हाट मैक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, क्या चीज़ें भारत को संघीय व्यवस्था, संघीय देश बनाता है? क्या चीज़ कौन सी व्यवस्था भारत को संघीय देश बनाती है? भारत में संघीय व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं। देखिए वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका हाउ एल्स, देखिए यहाँ पर ये जो कहा गया वी हैव अर्लियर सीन, देखिए यहाँ पर है कि we have earlier seen how a small countries like Belgium and Sri Lanka face to so many problems of managing the diversity. What about a vast country like India with so many languages, religions and regions? What are the power sharing arrangement in our country? देखिए आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देश को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किल आती है। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्म और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्थाएं आपको है? देखिए लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैज़ एमर्जेड। देखिए लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states became a part of the country. The constitution declared India as a union of states. Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federalism. यहाँ हम देखिए क्या, आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ।
देखिए लेट अस गो बैक, देखिए लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन इन अबव। देखिए लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर ऑफ फेडरलिज्म मेंशन अबव। We can see that all these features apply to the provisions of the Indian Constitution. The Constitution originally provided for a two-tier system of government: the union government, or what we call the central government, representing the Union of India, and the state government. Later, a third tier of federalism was added in the form of panchayats and municipalities. Has in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. And the Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the Union government and the state government. Thus it contains three lists. यहाँ जो आपको कहा है उसको देखिए, आइए हम देखिए यहाँ पर कि आइए देखिए क्या कि यहाँ पर कहा गया कि आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बहुत कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र राजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। आगे यहाँ पर कहते देखिए, आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उन्हें फिर से देख ले। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था: संघ सरकार, या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकार। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाएं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। ये 3 सूचियाँ इस प्रकार आपको है। पहला देखिए आपको यूनियन लिस्ट, जिसको हम संघ सूची बोलते हैं। देखिए पहला यूनियन लिस्ट आपको है। इन यूनियन लिस्ट देखिए इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। And the union government alone can make laws relating to the subject mentioned in the union list. देखिए संघ सूची में आपको प्रत्यक्ष, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को आपको है। अब हम देखिए स्टेट लिस्ट की बात की। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज police, trade, commerce, agriculture, and irrigation. The state government, forest. The state government, forest, trade unions, marriage, adoption, and succession. Both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in this list. If their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. अब यहाँ पर देखिए क्या कि राज्य सूची में क्या देखिए, राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि। राज्य सूची में आपको क्या कि राज्य सूची में आपको पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषय के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। यहाँ पर आपको समवर्ती सूचित इसमें नहीं दिया। देखिए यहाँ आपको फिर नेक्स्ट कहा गया है कि व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डोंट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। According to our constitution, the union government has power to legislate on these residuary subject. समवर्ती सूची में शिक्षा। देखिए समवर्ती सूची में आपको शिक्षा 1। यहाँ पे जो आपको एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग हो रहा है। देखिए इंग्लिश वाले में आपको कंकरेंट लिस्ट नहीं दिया। इस वाले में आप ये देख सकते हैं कि इसमें कंकरेंट लिस्ट नहीं दिया गया, सिर्फ स्टेट लिस्ट आपको मेंशन किया गया है।
अब ये देखिए कि फॉरेस्ट ट्रेड्स यूनियंस मैरिज एंड एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन बोथ द यूनियन हैज वेल हैज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर द लॉज मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रीवेल। ये देखिए कि समवर्ती सूची में शिक्षा, वन मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आपको आते हैं। देखिए इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। आगे कहते हैं कि व्हाट अबाउट सब्जेक्ट डोंट फॉल इन What about subjects that don't fall in any one what about subjects that don't fall in any of the three listed, or subjects like computer software that came up after the constitution was made? According to our constitution, the union government has the power to legislate on these residual subjects. यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। फिर आगे कहते हैं वी नोटेड अबव दैट इसमें जो कहा गया देखिए वी नोटेड अबव दैट मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्मेड बाय होल्डिंग टुगेदर डोंट गिव इक्वल पावर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स दज ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डोंट हैव आइडेंटिकल पावर। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस सच एज असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम enjoy special powers under certain provisions of the Constitution of India. Article 371 due to their peculiar social and historical circumstances. अब देखिए हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संख्या व्यवस्था में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है, अब वो खत्म हो गया है। देखिए इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता। इस राज्य के अस्थायी निवासियों को अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकता। असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान किए गए हैं। यहाँ देखिए वी नोटेड अबव दैट मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्मेड बाय होल्डिंग टुगेदर डोंट गिव इक्वल पावर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स दज ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डोंट हैव आइडेंटिकल पावर्स। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस सच एज इन असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम एंजॉय स्पेशल पावर्स अंडर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 371 Due to their peculiar social and historical circumstances, these special powers are especially enjoyed in relation to the protection of land rights of indigenous people, their culture, and also preferential employment in government services. Indians who are not permanent residents of this state cannot buy land or house here. Similar special provisions exist for some other states of India as well. यहाँ देखिए आपको यहाँ पर है कि देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज विथ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी। दीज टेरिटरी डोंट हैव द पावर ऑफ ए स्टेट। The central government has a special power in running these areas. अब यहाँ पे देखिए क्या कि भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है।
देखिए इसमें कुछ आपको यहाँ पर, लेकिन हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। इस राज्य विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता। इस राज्य का अस्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकता। असल में देखिए, भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसे ही विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत कम अधिकार है। ये वैसे छोटे से इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सके। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। अब यहाँ देखिए क्या कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। अब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। देखिए संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालात में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। आगे यहाँ पर देखिए this sharing of power, देखिए this sharing of power between union government and the state government is basic to the structure of the constitution. It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. The parliament cannot on its own change this arrangement. Any changes to it has to be first passed by both the house of parliament with at least 2/3 majority, and then it has to be rectified by the legislatures of at least half of the total states. The judiciary plays an important role. The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provision and procedures. In case of any dispute about the division of powers, the High Court and the Supreme Court make decision. The union and state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. तो यहाँ पे फिर आपको आगे कहा गया, देखिए लिस्ट एक आपके यहाँ पर छोटा सा चीज़ आपके यहाँ पर है। देखिए लिस्ट टू यहाँ पर जो आपको कहा गया लिस्ट टू 1 नेशनल एंड रीजनल न्यूज बुलेटिन ब्रॉडकास्ट बाय ऑल इंडिया रेडियो डेली फॉर 1 वीक. मेक अ लिस्ट ऑफ न्यूज आइटम्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज और decisions by classifying these into the following categories. News item that relate only to the central government. News item that relate only to your or any other state government. News item about the relationship between the central and state government. इसमें कहता है क्या कि फिर आगे यहाँ पर कहता है पोखरण. अब आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए कि पोखरण द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट लाइज इन राजस्थान. सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वाज अपोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स न्यूक्लियर पॉलिसी. कुड इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कंडक्टिंग द न्यूक्लियर टेस्ट. सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक इन इट्स स्कूल, बट द यूनियन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक. इन दैट
that case does the state government need to take permission from the union government before this textbook can be launched? देखिए, suppose the chief minister of Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Orissa have different policies on how their state police should respond to the Naxalite. Can the Prime Minister of India intervene and pass an order that all the chief minister will have to obey? देखिए, आकाशवाणी पर एक हफ्ते तक एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन जो सुने, सरकारी नीतियों और फैसलों से जुड़ी खबरों की सूची बनाए और उनको निम्नलिखित श्रेणियों में बांटे। केंद्र सरकार से जुड़ी खबरें, आपके या किसी अन्य राज्य सरकार से जुड़ी खबरें, केंद्र और राज्य सरकार के संबंध की खबरें। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है कि पोखरण जहाँ भारत में परमाणु परीक्षण किया राजस्थान में पड़ता है। मान ले कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार परमाणु नीति की विरोधी होती तो क्या वह केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी। मान ले कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नया पाठ्यक्रम लागू करना चाहती है। मान ले कि केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। मान ले कि नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है। क्या ऐसे मामलों में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं कि जिसे सभी मुख्यमंत्री माने। यहाँ देखिए, एक मैप आपको दिया गया है। ये आपको मैप आपको सन 1947 का भारत आपके यहाँ पर है। इंडियाज इन 1947। देखिए, इंडियाज इन 1947 का जो मैप है वो इस प्रकार आपके यहाँ पर है। ये आपको भारत का जो मैप है ये 1947 का यहाँ पर आपको मैप शो किया गया है। तो ये अरब सागर आपको यहाँ पर महासागर, ये सबको आपको बाद में भी देख लीजिएगा मैप के अंतर्गत। अब यहाँ पर आगे आपको जो खास बात है इंडियाज, देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि जो आपको कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस है, हर मतलब संघीय व्यवस्थाएं कैसे चलती है, देखिए हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीड इन इंडिया इट इज नॉट merely because of the clearly laid out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. This ensure that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became shared ideals in our country. Let us look at some of the major ways in which this happened. संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीतिक जरूरत को देना है। इसी से आपको संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया है। अब यहाँ पर देखिए आपको जो लिंग्विस्टिक स्टेट की बात यहाँ पर की गई है, मतलब भाषाई राज है, तो इसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे।